Bismillahirrahmanirrahim. So this is the poem. The name of this poem, They Have Cut Down the Pines by Mary Leslie. So in this poem, the poem expresses the sorrow of losing the pine trees, emphasizing the impact on the both nature and the creatures who depended on trees, illustrating the silence and absence left in the wake of human activity. In the wake of जो है ये एक idiom है और इसका मतलब है aftermath और in the consequences. ठीक है, तो ये पोएम जो है वो एक्सप्रेस करती है सौरों को, एक गम को, लूजिंग द पाइन ट्री, के पाइन ट्री जो है वो हमने लूज कर दिया या वो ज़ाया कर दिया। एम्फेसाइजिंग, ये जोर देती है द इम्पैक्ट ऑफ बोथ नेचर एंड क्रिएचर हु डिपेंड ऑन द ट्रीज, और वो एम्फेसाइज करती है, जोर देती है कि नेचर और ये जो लॉस हुआ है ये नेचर और क्रिएचर दोनों का है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। illustrating the silence absence of left in the wake of human activity, और ये illustrate करती है, बयान करती है कि human activities जो है उनके क्या aftermath होते हैं। ये silence और absence left हो जाती है, मतलब रह क्या जाती है। जब दरख्त कट जाएगा तो ना ही शोर होगा परिंदों का और ना ही दरख्त की अपनी सरसराहट होगी जब जो कि हवा से पैदा होती है। ठीक है, तो ये है इसका जो है आप ये समझ लीजिए कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरी पोइम की। तो अब हम इसका स्टेंजा बाय स्टेंजा देखते हैं। स्टेंजा 1, दे हैव कट डाउन द पाइन्स वेयर दे स्टूड, द विंड विल मिस देम एज द रेन। इसको यहाँ इसको मिस क्या कर रहा है, ये इस तरह लिखा हुआ है पोइम के अंदर, तो एज नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एज अगर हो तो वो तो फिर डायरेक्ट सिमिली बन जाता है। तो ये इस तरह है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ रेड लाइन नज़र आ रही होंगी जो कि करेक्ट कर रही हैं वर्ड को। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पोइट्री है और पोइट्री जो है वो पोइट डिसाइड करता है कि उसने अपनी लाइन में कौन सी किस वर्ड को कैपिटल लिखना है, कहाँ उसने हाइफन देना है, कहाँ उसने कॉमा लगाना है, ये पोइट डिसाइड करता है। तो क्योंकि यहाँ पर एआई जो होते हैं ये आपके इनबिल्ट होते हैं, जब भी आप गूगल डॉक पे या वर्ड पे काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह हैं, तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर करें। अच्छा जी, तो ये क्या था, दे हैव कट डाउन द पाइन्स वेयर दे स्टूड, द विंड विल मिस देम द रेन। अच्छा, और द, अब हम इसको पूरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद व्हेन इट्स सिल्वर ब्लेंड इज डाउन दे हैव स्ट्रिप्ड द बार्क फ्रॉम द वुड। तो बार्क जो है वो कहते हैं आउटर कवरिंग को, the needles butch and the brown nobly nuts trodden into the ground। जो लिम्स होते हैं और जो उसके पीसेस होते हैं या जो उसका फूड होता है, जो उसका जो सीड्स होता है, ये उसके बारे में है नोबली नट्स। ठीक है ना। अच्छा जी, वो दे कट डाउन द पाइन्स वेयर दे स्टूड, ये इसका तो आपको इसी सेंटेंस से ही पता चल गया होगा कि दे कट डाउन द पाइन्स, यानी पाइन ट्री को उन्होंने कट डाउन किया वेयर दे स्टूड, जहां पर वो खड़े थे। विंड विल मिस देम द रेन। अच्छा, इनको कौन कौन सी चीज मिस कर रही है, इनको मिस कर रही है विंड भी, क्योंकि वो यहाँ पर खड़े थे और विंड जो थी वो इसके साथ टकरा के गुजरती थी, और इसको रेन भी मिस कर रही है क्योंकि रेन इसके ऊपर बरसती थी। When its silver blend is down,
अब इसकी जो वो है बारिश है, सिल्वर ब्लेंड्स, यहाँ पर बारिश को ही बताया गया है जब होगी। दे स्ट्रिप द बार्क फ्रॉम द वुड, यानी अब जब अगर बारिश होगी तो उसका कोई मतलब वो खाली होगी। सिल्वर ब्लेंड इज डाउन, दे हैव स्ट्रिप्ड द बार्क फ्रॉम द वुड, ये इसकी जो बार्क्स हैं वो भी स्ट्रिप्ड कर ली है, ओवर कवर कर ली हैं इन्होंने। दी नीडली बोच एंड दी ब्राउन, और जो इसकी नीडली यानी जो इसकी शार्प पॉइंटेड इसकी जो टहनियाँ थी और इसके पॉइंटेड पार्ट्स थे वो भी ब्राउन हो गए हैं और वो भी मुरझा गए हैं। नोबली नट्स ट्रूडन इनटू द ग्राउंड, और ये जो है ट्रूडन का मतलब होता है ज़मीन के नीचे आके मसल जाना, या इस तरह की है इसकी मीनिंग। इनटू द ग्राउंड, और ये जो उसके पीसेस थे, ये नट्स के जो पीसेस थे और जो इसके सीड्स थे वो ग्राउंड के अंदर मसले गए। द फ्रेंडली ट्रीज, ये काइंड भी थी और ये फ्रेंडली ट्रीज थी। वेयर ऑल द डेज स्मॉल विंड साउंड, जहां पर हर वक्त हल्की एक हवा चलती रहती थी। एंड ऑल डे लॉन्ग द सन, और तमाम दिन सन जो था वो यहाँ पर होता था। प्लेज हाइड एंड सीक विद शेडोज, और वो हाइड एंड सीक शेडोज के साथ खेल रहा होता है। ये नहीं कभी उसका एक जगह पर, अब दरख्त में आपने देखा होगा ना कि जब दरख्त के ऊपर सूरज पड़ता है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, कभी किस साइड पे कभी किस साइड पे। तो वो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि हाइड एंड सीक वो दरख्त के साथ खेलता था। टिल दी मल्टीप्लाइंग शेडोज टर्न टू वन एंड नाइट इज हेयर, और फिर एट द एंड क्या होता था कि वो पूरा शेडो जो है वो पूरा मल्टीप्लाई होके ना वो सारे फैल जाता था, यानी रात आ जाती थी। ठीक है, अब है दे हैव कट डाउन द ट्रीज एंड एंडेड नाउ द जेंटल colloquy of boch and bow, colloquially कहते हैं कन्वर्सेशन को। दे हैव कट डाउन द ट्रीज एंड एंडेड नाउ, अब तो दरख्त कट चुका है, यानी अब दे हैव कट डाउन वो काट चुके हैं दरख्त को, एंड एंडेड नाउ अब वो एंड हो गया यानी उसका। द जेंटल colloquy ऑफ बोच एंड बोच, ये जो इस दरख्त की कन्वर्सेशन थी, इस दरख्त की जो कन्वर्सेशन थी, टहनी बोच कहते हैं ब्रांचेस टू ब्रांचेस, एक ब्रांच की दूसरे ब्रांच के साथ जब वो आपस में टकराती थी और एक दूसरे के साथ, पोइट कह रहा है कि वो आपस में कन्वर्सेशन करती थी, तो वो क्या हो गया है, उनका सिलसिला भी खत्म हो गया है। एंड एंडेड नाउ, ये जो एंडेड हो गई है इसका। दे आर मेकिंग अ फेंस बाय द क्रीक, अच्छा क्रीक कहते हैं स्ट्रीम को, और फेंस कहते हैं आप जो उसके गिर्द बनाते हैं एक, जैसे कोई दीवार नुमा होती है लेकिन ये होती है लकड़ी से बनती है, तो हम इसको फेंस कंसीडर करते हैं। दे आर मेकिंग अ फेंस बाय द क्रीक, वो क्रीक के लिए और स्ट्रीम के लिए एक फेंस बना रहे हैं। एंड हैव कट डाउन द पाइन्स फॉर द पोस्ट, और इस फेंस की पोस्ट के लिए वो उन्होंने इस दरख्त को काटा है। दे हैव कट डाउन, काट चुके हैं। विन इन द सनलाइट ऑफ गोस्ट, अच्छा यहाँ आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन थिंग मोर, विच इज दैट ये जो है ये फर्स्ट स्टेंजा जो है ये है 6 लाइन का, you can see that, and the second is also 6 line stanza, and the third and the fourth one is 4 line stanza. So keep this thing in your mind that this is the difference in this poem. अच्छा, they have cut down the tree, ये हमने यहाँ तक कर लिया। they are making a fence, ये भी हो गया। अब हम last stanza पे हैं। so when in the sunlight of ghost, वेन कहते हैं वीक को और पेल को, वेन इन द सनलाइट फॉर गोस्ट। अब ये ऐसे ही खड़ा है जैसे कि एक गोस्ट, एक बिल्कुल वीक और बेजान किस्म का गोस्ट सनलाइट में
सनलाइट में मौजूद हो। वेन इन द सनलाइट फॉर गोस्ट द नेक्ड ट्रंक लाए, और ये एक ऐसे ही नेक्ड कहते हैं बेर को, जो देखिए यहाँ पर ये इन्होंने पर्सोनिफिकेशन की है, क्योंकि दरख्त को कोई कपड़े तो नहीं पहनाता या ट्रंक को कोई कपड़े तो नहीं पहनाता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है नेक्ड ट्रंक। तो यहाँ पर उसने कहा है कि ये जो है दरख्त जो है वो खाली पड़ा, ये जो ट्रंक है तना जो है ये खाली पड़ा रह गया है बगैर। नेक्ड कहते हैं जो बेलिबास होता है, तो उसको नेक्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि बेलिबास ट्रंक जो है वो पड़ा है। तो यहाँ पर ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। तो फिर हम आगे इसको देखते हैं। इसके अंदर बहुत सारे और भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और जैसे कि मैंने आप स्टार्ट में आपको नहीं बताया, सेंट्रल आइडिया और थीम और समरी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला समझा दूंगी, एंड एज वेल एज राइमिंग स्कीम विच यू कैन सी इन दिस स्क्रीन। द बर्ड नेस्ट, अच्छा नेक्स्ट लाई, द बर्ड नेस्ट देयर बट इट विल सीक। यहाँ पर बर्ड्स के दिन बर्ड नेस्टेड देयर, बर्ड ने यहाँ पर नेस्ट बनाए थे देयर बट इट विल सीक, लेकिन अब वो इसे तलाश कर रहा है। ठीक है। इन वेन, अब तो ये बेसुध है। दे हैव कट डाउन दी पाइन्स, क्योंकि वो दरख्तों को तो कट कर चुके हैं, पाइन को वो कट कर चुके हैं। अच्छा ये है इसकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया उर्दू में। अब हम इसकी देखते हैं राइमिंग स्कीम देखते हैं, और फिर इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं साथ साथ। तो हम इसका पैराफ्रेजिंग भी हमने भी करनी है इसकी। स्टैंजा 1, दे हैव कट डाउन द पाइन वेयर दे स्टूड। अब ये है वर्ड स्टूड एंड रेन, ये कोई इनका आपस में साउंड मैच नहीं करता। स्टूड, रेन और डाउन, ये कोई साउंड मैच नहीं करता, तो सबको हमने अलग अलग ए, बी और सी का हमने इसको लेटर दिया है, क्योंकि ये सारे साउंड न्यू हैं और डिफरेंट हैं एक दूसरे से। इसके बाद है वुड, तो वुड जो है वो प्रीवियस साउंड से मिलता है स्टूड से, तो हमने इसको ए कंसीडर किया है। और फिर उसके बाद है ब्राउन, और फिर है ग्राउंड। सो ब्राउन और ग्राउंड जो है वो डाउन और ब्राउन और ग्राउंड ये तीनों ए की साउंड है, तो हम इसको लेटर सी दे देंगे। तो ये राइमिंग स्कीम बन जाएगी ए बी सी ए सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखेंगे। दे हैव कट डाउन द पाइन वेयर दे स्टूड, द पाइन दैट वंस स्टूड टॉल हैव नाउ बीन कट डाउन, द विंड विल मिस देम एज द रेन। तो यहाँ पर भी ये थोड़ी सी एक मिस्टेक आ गई है, इसको मैं करेक्ट कर लूँ। देम द रेन, ये इस तरह लिखा है पोइट्री में। तो the wind like the rain will feel the wind like the rain, wind और rain जो है ये दोनों इसको will miss their absence, और इसकी absence को ये miss करेंगे, especially इसकी absence को ये miss करेंगे, especially when it cannot pass through their branches, so when it is silver blade is down, जब वो इसकी branches को miss नहीं करेंगे। the bark has been removed from the tree, they have stripped the bark from the wood, they have stripped the bark from the wood। यहाँ पर bark क्या चीज़ है, outer covering जिसको हम कहते हैं। the bark has been removed from the tree, उसको remove कर लिया गया है। the needly bouch and the brown, यहाँ पर needly remove the trees and the pine needles, needles हो गया, and brown nuts, जो उसके needles थे, जो उसके pointed sharp ends थे, और जो brown उसके ऊपर food था, have been crushed, trodden का मतलब है crushed into the earth,
into the ground लिखा हुआ है तो ये अर्थ हो गया। पैराफ्रेजिंग में क्योंकि हमने कोई भी अल्टरनेटिव वर्ड देखना होता है और फिर हमने उसको वहाँ एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू दी पोइट आइडिया, ठीक है ना। उसकी पोइट की आइडिया को और उसकी थॉट को हमने चेंज नहीं करना होता, लेकिन हमने उसको पैराफ्रेजिंग में हमने कोई अल्टरनेटिव वर्ड देना होता है, जैसे हम सिनोनिम कोई हमने लिखते हैं, ठीक है। तो आपने पूरी इसमें आपने अभी तक ये समझ लिया होगा कि पैराफ्रेजिंग कैसे होती है जी। स्टैंजा 2 में द काइंड ऑफ, पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। अच्छा, द काइंड ऑफ फ्रेंड ट्रीज, आखिरी वर्ड को हमने देखना होता है। ट्रीज है और फिर साउंड है, कोई मैच नहीं है इनका। ट्रीज, साउंड और सन, और फिर उसके बाद है शेडो और वन और हेयर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्री को हमने लेटर 1 दे दिया, साउंड को B दे दिया, सन को जो है हमने C दे दिया, और फिर उसके बाद हमने शेडो को D दे दिया, और वन और सन क्योंकि ये आपस में मैच करते हैं तो हमने इसको C रखा, और हेयर जो है वो किसी के साथ मैच नहीं करता तो हमने इसको E किया। तो राइमिंग स्कीम जो इसकी बनती है इस स्टैंजा की, स्टैंजा नंबर 2 की ABCDCE, ये इसकी राइमिंग स्कीम बनती है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ। तो इसकी पैराफ्रेजिंग के लिए द काइंड, द फ्रेंडली ट्री, देयर these trees were the kind that welcomed the breeze, where all the day small wind sound। तो वो यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि the kind, these trees were the kind that welcomed the breeze, where gentle wind could be heard throughout the day। क्या होता है? and all the day long the sun। ये throughout the day जो है, या आप इसको, ये पूरे दिन ये हवा को चलाता रहता है, ये दरख्त जो होते हैं। अब देखें, and all day long the sun plays hide and seek with shadows till the multiplying, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस है तो हम इसको इसी तरह till the multiple shadows turn to one and night is here। तो इसका है the sunlight would dance with the shadow, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कि the all day long the sun plays hide and seek with the shadow। तो ये would dance with the shadows creating a changing pattern। कैसे चेंजिंग पैटर्न? जैसे कि मैंने आपको उसकी एक्सप्लेनेशन में बताया है कि कभी एक जगह पे सन की रोशनी तो मूव करती है ना, उसी तरह अगर कोई दरख्त के नीचे बैठा है तो सारा टाइम एक ही जगह पे छाँव नहीं होगी, उसकी छाँव जो है वो मूव करती रहती है मुख्तलिफ जगहों पे। पैटर्न, और जैसे ही इवेंचुअली ब्लेंड्स इनटू नाइटफॉल, नाइटफॉल जैसे ही अंधेरा चाहता है तो फिर सारी ही छाँव हो जाती है, यानी फिर वो हर तरफ ही अंधेरा हो जाता है। एज द शेडोज ग्रोज लॉन्गर। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड स्टैंजे में है कि दे हैव कट डाउन द ट्रीज एंड एंडेड नाउ। अच्छा, अब हम पहले इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। नाउ एंड बोझ, इसमें कोई मैच नहीं है, ए हो गया इसका, एक बी हो गया, और क्रैक एंड पोस्ट इसमें भी कोई मैच नहीं है, और ये किसी ऊपर के साथ भी नाउ और बोझ जो है इसके साथ पोस्ट का कोई मैच नहीं है। तो ABCD हमने इसकी राइमिंग स्कीम जो बनती है वो इस तरह हुई है। They have cut down the trees and ended now। The trees have been felled and with that the gentle colloquy of बोझ and बोझ। ये आपको पता है बोझ एंड बोझ का मतलब क्या था? ब्रांचेस टू ब्रांचेस, कन्वर्सेशन। कोलेक्वी जो था ये कन्वर्सेशन थी। तो द जेंटल कन्वर्सेशन जो थी, द क्वाइट कन्वर्सेशन बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज हैज कम टू एन एंड। अब वो ख़त्म हो गई हैं। द पाइन हैव बीन चॉप्ड, दे आर मेकिंग अ फेंस बाय द क्रीक एंड हैव कट डाउन द पाइन्स फॉर द पोस्ट। तो the pines have been chopped down, cut down को लिख दिया है chop down,
टू सर्व एज पोस्ट फॉर अ फेंस बाय द क्रीक, और क्रीक के लिए एक पोस्ट बनाना है, और आप क्रीक की जगह स्ट्रीम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गई थर्ड लाइन की। अब है फोर्थ लाइन की राइमिंग स्कीम और पैराफ्रेजिंग। वेन इन द सनलाइट फॉर गोस्ट, वेन का जैसे मैंने आपको बताया है पेल और वीक है, सनलाइट ऑफ द गोस्ट, गोस्ट है ए आ गया, लाई का बी आ गया और सीक का सी आ गया, और फिर इसके बाद है पाइन, तो पाइन का भी कोई मैच नहीं है, गोस्ट और पाइन का कोई मैच नहीं है, तो ए बी सी डी सबका डिफरेंट आता है। तो अब हम इसकी, तो ये ए बी सी डी इसकी राइमिंग स्कीम बन गई। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। पैराफ्रेजिंग जब हम इसकी करते हैं, द वेन इन द सनलाइट फॉर गोस्ट, the necked trunk lie. The bare trunk now stand in the sunlight looking ghostly, as though they are empty reminders of what once was. कि ये क्या था पहले, ये हमें रिमाइंड करा रहा है, उसकी एम्प्टीनेस हमें बता रही है, उसकी खालीपन हमें रिमाइंड करा रहा है कि यहाँ पर क्या था। The bird nested there, but it will seek. A bird that once made its home in those pines will now search in vain for place to rest, because the tree have been cut down. अब उसके लिए बेसुध है, इन वेन है कि वो उसकी तलाश करे, हालांकि वो तलाश कर रहा है कि मेरे यहाँ पर घर था वो किधर गया, क्योंकि बिकॉज द ट्री हैज़ बीन कट डाउन, क्योंकि दरख्त कट चुका है। अब इसकी हम थीम देख लेते हैं। तो थीम जो है, द सेंट्रल थीम ऑफ द, अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी आप थीम, सेंट्रल आइडिया और समरी लिखते हैं तो ऊपर टाइटल पे पोएम का नाम और पोइट का नाम ज़रूर लिखा करें, इससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। The central theme of the Have Cut Down the Pines by Mary Leslie is the profound impact of human action on the natural world. वो चलें इसको पूरा पकड़ लेते हैं। Particularly the loss of the nature's beauty and the disruption of the delicate balance between humans and nature. अच्छा, वो क्या profound इम्पैक्ट, वो इसका जो एक बेहतरीन इम्पैक्ट है वो हमें बता रही है ह्यूमन एक्शन का, जो कि नेचुरल वर्ल्ड पे उसका होता है। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे द लॉस ऑफ द नेचर्स ब्यूटी, जिसमें नेचर ब्यूटी की जो है कुदरती हुस्न, इसको ख़त्म कर दिया जाता है, एंड द डिस्ट्रप्शन ऑफ द डेलिकेट बैलेंस, और डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है ख़राब कर देना। द डेलिकेट बैलेंस, एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, जो ह्यूमन और नेचर के दरमियान में एक बैलेंस बना हुआ है, उसको ख़राब करना। द पोएम एक्सप्लोर हाउ टू कटिंग डाउन ऑफ द पाइन्स which once provided shelter, life and a sense of harmony leads to the absence of these qualities. अच्छा, पोएम एक्सप्लोर्स, ये पोएम हमें ये एक्सप्लोर करती है हाउ द कटिंग डाउन ऑफ द पाइन्स, कैसे कटिंग डाउन दरख्तों, पाइन के दरख्तों के काटना, विच वंस प्रोवाइड, जो कभी प्रोवाइड करता था, शेल्टर छाँव, लाइफ एंड आ, शेल्टर यहाँ पर पनाह भी है, ठीक है, शेल्टर, क्योंकि अगर शेल्टर हम छाँव में भी इसको ले सकते हैं और पनाह में भी इसको ले सकते हैं। लाइफ एंड अ सेंस ऑफ हार्मनी, और एक सेंस है, हार्मनी है, एक जो है हम आहंगी जिसने एक पैदा की हुई है। लीड्स टू एब्सेंस ऑफ दीज क्वालिटीज़, और अब ये जो है एब्सेंस है, अब ये क्वालिटीज़ तो नहीं रही ना, जब दरख्त नहीं रहा तो ना ही शेडो रहा, ना ही शेल्टर रहा, ना ही लाइफ रही, तो ये वो बता रहे हैं। It reflects on the silence left behind by the trees,
whose presence was once filled with life. It reflects, ये इस बात की भी अक्कासी करता है, on the silence left, silence रह गई, खामोशी रह गई ना, ना तो दरख्त की सरसराहट है, ना ही परिंदों की चहचहाहट है जो दरख्तों के ऊपर होती है. It reflects on the silence left behind by the trees. जो trees के जरिए होती थी, अब behind the trees कुछ भी नहीं रहा, silence हो गई है. Whose presence was once filled with life, जो जिंदगी से भरपूर थी, जिसकी presence जो थी. Wind and bird song, जिसमें थी हवा चलती थी और bird song होता है, परिंदे चहचहाते थे, chirping करते थे. This loss is defect not only in physical not only is physical terms but also in emotional one. This contemplate, ये contemplate का मतलब होता है ख्याल करना, तसव्वुर करना. This contemplate, ये हमें ख्याल कराता है, तसव्वुर कराता है how such act of destruction, कैसे ये जो तबाही का इफ़ेक्ट होता है, डिस्ट्रक्शन इफ़ेक्ट दी ब्रॉडर नेचुरल वर्ल्ड, इस नेचुरल वर्ल्ड को किस तरीके से, एनवायरनमेंट को किस तरीके से, नेचुरल एनवायरनमेंट को किस तरीके से डिस्ट्रक्शन करता है, तबाह करता है. लीविंग अ वॉइड, वॉइड का मतलब होता है यूजलेस, दैट कैन नेवर बी फुली रिप्लेस्ड. और वो क्या कर देता है, छोड़ देता है यूजलेस, दैट कैन नेवर बी फुली रिप्लेस्ड, और उस जगह को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती. यानी कि दरख्त जो इतने सालों में वहाँ पर खड़ा हुआ, जहाँ पर उसकी एक प्रेजेंस थी और फिर उसके बाद वो वहाँ पर नहीं है, तो उसकी प्रेजेंस को कोई दोबारा से, यानी जल्दी तो नहीं लेके आ सकता है ना, और डिस्ट्रक्शन हो जाती है और वो उसको फुली तौर पे उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. दरख्त के बाद एक दूसरा दरख्त वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता दूसरे दिन. तो यहाँ पर पोइट ये कह रही है. सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स, गिर्द चक्कर लगाता है, अराउंड द सोरो ऑफ कटिंग डाउन द पाइन्स, गम, सौरो कहते हैं गम, ऑफ द कटिंग डाउन ऑफ द पाइन्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके नताइज, ऑफ दिस लॉस, जो इसके बाद, इसके ख़त्म होने के बाद पैदा हुए, फॉर बोथ, दोनों के लिए, नेचर और दोज हु इंटरेक्टेड विद इट. ठीक है, जो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स, सेंट्रल आइडिया जो है वो इसके गिर्द घूमता है. किसके गिर्द घूमता है, उस गम के गिर्द जो पाइन ट्री के कटिंग की वजह से हुए और जिसके नताइज में लॉस ऑफ द बोथ नेचर एंड द होल इंटरेक्टेड विद इट, और एक ना सिर्फ नेचर का बल्कि जो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, जो पाइन ट्री के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे. क्या इंटरेक्ट कर रहा था, बारिश थी, हवा थी और बर्ड्स थे जो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उनका भी लॉस हो गया. द पोएम illustrates the beauty and the tranquility of the trees, provided how they were a place for refuge for both animals and humans, and the melancholy that follows when they are removed for other purposes such as building a fence. अच्छा जी, तो the poem illustrates the beauty and tranquility the trees provides. The poem illustrate करती है, बयान करती है beauty और tranquility. tranquility कहते हैं सुकून, आराम. The trees provide, जो trees जो है वो provide करते हैं. How they were a place for refuge, कैसे ये एक ठिकाना है, एक ठिकाना है for both animals का और humans का. And the melancholy, melancholy कहते हैं, melancholy इसको कहते हैं गम, that follows when they are removed for other purpose, और कैसे ये melancholy, कैसे ये गम आ जाता है फिर जिंदगी में जब उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है for other purposes, दूसरे मकासद के लिए, such as building a fence, जैसे कि
फेंस बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कैसे सारी जो उसकी होती है, जो प्रोवाइड कर रहा है ट्रैंक्विलिटी और ब्यूटी, वो कैसे ख़त्म हो जाती है। The poem reflects on the irreversible nature of such action. पोइम रिफ्लेक्ट्स करती है, ये बयान करती है कि ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। ये यानी अगर आपने काट दिया तो आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि चलो मैं इसको दोबारा अपनी जगह पे लगा देता हूँ और ये दोबारा अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। बस उसको काट दिया, अब वो ख़त्म हो गया वहाँ से। द नेचर सच एक्शन, the poem reflects on the irreversible nature of such action and the emptiness left in their wake. पोइम रिफ्लेक्ट करता है कि इसकी जो मतलब ये जो उसने किया है नेचर के साथ, ये इरिवर्सिबल है। फॉर सच एक्शन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं और वो एक खालीपन, एम्प्टीनेस लेफ्ट इन देयर वेक, और इसके नतीजे में वो एक खालीपन को छोड़ देते हैं, छोड़ जाते हैं पीछे। यानी वहाँ पर दरख्त नहीं रहा, वो खाली जगह रह गई। समरी, इसकी समरी में है in they have cut down the pines, Mary Leslie mourns, गम कर रही है, पछता रही है, मातम कर रही है। मोर्न्स का मतलब जो है मातम करना, पछताना। The loss of the pine that once stood tall and vibrant. वाइब्रेंट का मतलब होता है जानदार, जिंदा, मोमेंटल, ठीक है, जो मूवेबल होता है। अच्छा जी, तो किस पे मातम कर रही है? लॉस ऑफ द पाइन दैट वंस स्टूड टॉल एंड वाइब्रेंट, ठीक है। प्रोवाइडिंग शेल्टर, जो प्रोवाइड कर रहा था शेल्टर, पनाह, एंड ब्यूटी टू द नेचुरल वर्ल्ड, और नेचुरल वर्ल्ड के लिए ब्यूटी। द पोएम कैप्चर्स द क्वाइट सैडनेस of the wind missing the trees, and the sun cannot play with shadows in their absence, and the end of the gentle interaction between the branches. अच्छा, the poem captures, poem ये भी बताती है, कैप्चर करती है द क्वाइट सैडनेस ऑफ दी, जो एक खामोश उदासी है हवा की, जो उसको मिस कर रही है। सन, जो उसको कैन नॉट प्ले, उसके साथ शेडो वाली गेम हाइड एंड सीक नहीं खेल सकता। देयर एब्सेंस, ठीक है, उसकी दरख्त की एब्सेंस में वो नहीं खेल सकता। एंड द एंड ऑफ द जेंटल इंटरेक्शन, और जेंटल इंटरेक्शन जो है उसका भी एंड हो जाता है बिटवीन दी ब्रांचेस, जो ब्रांचेस के दरमियान में अपना एक इंटरेक्शन था, कन्वर्सेशन थी, वो भी ख़त्म हो जाती है। द पाइन हैव बीन फिल्ड टू सर्व एज पोस्ट फॉर द फेंस, leaving behind only bare trunks that seem ghostly in the sunlight. The pine have been filled टू सर्व। अच्छा, अब यहाँ पपाइन ट्री का क्या काम रह गया, मकसद क्या रह गया? वो सर्व कर रहे हैं कि फेंस के लिए उन्होंने पोस्ट बनानी है इंसानों ने, उसके लिए अब उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लीविंग बिहाइंड ओनली बेयर ट्रंक, पीछे एक ट्रंक रह गया है, यानी एक तना रह गया है। एंड सीम गोस्टली इन द सनलाइट, जो कि गोस्टली, एक भूत की तरह नजर आ रहा है सनलाइट में। अ बर्ड दैट वंस nested in the trees now searching in vain for the place to call home. ये जो बर्ड था, जिसका यहाँ पर नेस्ट था, वो अब इसको सर्च कर रहा है, लेकिन ये बेसुध है, इन वेन है, फॉर अ प्लेस टू कॉल होम, जिसको वो ये कहता था कि ये मेरा घर है। थ्रू दिस द पोएम कन्वेज द lasting effect of human action on the environment, emphasizing the irreversible nature of such laws. ये पोइम जो है कन्वे करती है लास्टिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट पे होता है, ह्यूमन का एक्शन जो वो करता है। एम्फेसाइजिंग द इरिवर्सिबल, कि ये वो पोइम जोर देती है कि ये इरिवर्सिबल नेचर ऑफ सच लॉस, ये जो नेचर को ये इस तरह के इरिवर्सिबल, जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, उस तरह का ये लॉस है, ये दरख्तों का काटना। अच्छा, अब हम इसकी देख लेते हैं literary devices. So this poem
They have cut down the pines by Mary Leslie. Literary devices. Imagery. Imagery is the use. मैंने सबसे पहले एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख दी है ताकि आपको जो है रिमाइंड हो जाए कि आपने imagery क्या था. Imagery is the use of the descriptive language that appeals to these senses, allowing the reader to vividly experience the sense, the scene and the motion described. Example, the wind will miss them. The rain, when its silver blend is down. This evoke a visual and sensory imagery of the rain, creating a feeling of emptiness and absence as pine are gone. ठीक है, तो यहाँ पर भी वो हमें एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक इमेजरी है इसके अंदर. Personification is the attribution of the human quality to non-human things or abstract concept. The wind will miss them. The wind is given the human characteristics of missing something, which depends the sense of loss. The necked trunk lie. The trunk of the trees are described as necked. और तीसरा जो है gentle कुलेकी of booch and booch. तो ये सारे जो हैं ये आते हैं personification में. Alliteration है क्या चीज़? Alliteration is the repetition of the same consonant sound at the beginning of the closely connected words. Example, booch of the brown. B is the consonant sound which is available in both. अच्छा जी, अब है assonance. Assonance is the repetition of the vowel sound within nearby words. तो ये इसकी definition है. अब हम इसकी poem में देखेंगे. And all day long the sun plays hide and seek with shadows. The repetition of the long A sound is days, plays and shadows. तो यहाँ पर जो है A की sound जो है वो आप इसको easily identify कर सकते हैं कि इसमें assonance मौजूद हैं. Creates a rhythmic flow mimicking the playful movement of the sun and the shadows. Symbolism. Symbolism is the use of the symbols to present ideas or concept. Example, the pines themselves symbolize nature, life and stability. Pine themselves symbolize nature. Nature को symbolize कर रहा है pine. Life को symbolize कर रहा है and stability. Stability को symbolize कर रहा है कि अपनी एक जगह पे उसकी एक जगह थी, एक निशान था, एक symbol था, stability थी. While their removal symbolize human interaction, loss and the disruption of natural harmony. और फिर दिखाया गया है, ह्यूमन को दिखाया गया है कि वो किस तरीके से एक डिस्ट्रप्शन और नेचुरल हार्मनी को वो किस तरीके से डिस्टर्ब करता है. Juxtaposition. Juxtaposition is the placing of two elements side by side to highlight their contrasting quality. दो contrasting qualities को वो side by side लेके चलता है. Juxtaposition. A bird nested there, but it will seek in vain. The bird searching contrasts with the idea that its home is no longer there, emphasizing the loss of the nature refuge. Rhyme. The poem uses rhyme to create the musical quality, contributing the overall mood of the poem. They stood and would, sound and ground. So all these are the rhyme which are used in this poem. Anaphora.
Anaphora is the repetition of the word or phrase at the beginning of the successive clauses or line. So यहाँ हम देते हैं कि जो beginning line है उसमें क्या था. Example, they have cut down the pine, and that is repeated. In this emphasize is repeated at the this phrase is repeated at the beginning of the multiple stanzas, reinforcing the sense of ongoing loss and emphasizing the central event of the poem. Enjambment. Enjambment occur when a line of poetry runs over into the next line without a pause or punctuation. Example, and all day long the sun plays hide and seek with shadows. And all day long the sun plays hide and seek with shadows till the multiplying shadows turn to one and night is here. ये पूरे 4 लाइनें जो हैं ये विदाउट पोज हैं. ये विदाउट ये सेंटेंस की शक्ल में नहीं है, क्योंकि सेंटेंस होता तो यहाँ पर फुल स्टॉप जरूर लगता है. इंजम्पमेंट, अब ये सुन ले दोबारा से डेफिनेशन. इंजम्पमेंट अकर्स व्हेन अ लाइन ऑफ अ पोएट्री रन्स ओवर इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पोज और पंक्चुएशन. तो यहाँ पर इसके अंदर ना कोई पंक्चुएशन है और यहाँ पर पंक्चुएशन आती है, तो फिर इसके अंदर ये जो है ये मटेरियल जितना भी लिखा हुआ है ये इंजम्पमेंट में आता है. The lack of the pause between shadows and tells keeps the momentum going, reflecting the continuous movement of the sun and shadows throughout the day till end night. Irony. Irony is when here is a contrast between what is expected and what actually happen. ठीक है, ये एक जिसको हम कहते हैं कंट्रास्ट होता है. ये एक एग्जाम्पल, द कटिंग डाउन ऑफ द पाइन टू बिल्ड अ फेंस इज अ फॉर्म ऑफ आयरनी. अच्छा, अब ये आयरनी कैसे है? द ट्रीज दैट वंस स्टूड स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड शेल्टर आर नाउ बीइंग यूज्ड to particular purpose, symbolizing the reduction of something natural and beauty to mere utility. यहाँ पर वो दो चीज़ों का देखें, यहाँ पर आया ना कंट्रास्ट बिटवीन. अब देखें सिंबलाइज, अगर हम ये देखें कि दरख्त को उन्होंने यूटिलाइज ही किया है ना, उन्होंने ये तो नहीं किया कि बिल्कुल दरख्त को उठा के कहीं फेंक दिया है, फेंका तो नहीं है, लेकिन यहाँ यूटिलाइज किया है. तो फिर इसकी यूटिलाइजेशन और इसकी कटिंग, इसके दरमियान में कंट्रास्ट आ गया ना. द प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको सिंबलाइज कर रहे हैं, द रिडक्शन ऑफ समथिंग नेचुरल एंड ब्यूटी टू मेयर यूटिलिटी. और वो ये कह रहे हैं कि अगर वो नेचुरल ब्यूटी और वो थी तो ये तो उसकी यूटिलाइजेशन भी है ना, तो इसलिए इसके अंदर आयरनी भी आता है. एल्यूजन. एल्यूजन इज द रेफरेंस टू अनदर टेक्स्ट, event or figure, though not as direct as some illusion. The reference to the concept of ghost in the line "wane in the sunlight for ghost" could be interpreted as allusion to the idea of lost spirit and memories, invoke the concept of death and absence that is common in literature. तो यहाँ पर हमें इल्यूजन है इसके अंदर, बिल्कुल इल्यूजन इसलिए है क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि सनलाइट में वो एक गोस्ट की तरह खड़ा है, तो यहाँ पर वो इल्यूस्ट्रेट कर रहा है. इल्यूजन यहाँ पर जो क्रिएट हो रही है वो ये है कि ये अब एज ए सोल रह गई है, एज ए डेड बॉडी रह गई है जो सनलाइट में पड़ी है गोस्ट की शक्ल में. फिर हम इसका देखते हैं मूड. मूड रेफर टू द इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द पोएम. एग्जाम्पल, द मूड ऑफ द पोएम इज मेलेंकोलिक एंड रिफ्लेक्टिव. जो मेलेंकोलिक कहते हैं गम को, एंड रिफ्लेक्टिव विद अ टोन ऑफ सैडनेस एंड लॉस. द इमेजरी ऑफ द नेक, ट्रंक एंड गोस्ट
contribute to the somber का मतलब होता है dark and dull mood, inviting the reader to mourn MOURN इसका मतलब होता है गम करना, मातम करना, the loss of the pine tree कि वो पाइन ट्री के ऊपर लॉस करें, अफसोस करें. Metonymy. Metonymy is a figure of speech where something is referred to by the name of something closely associated with it. The wind will miss them as the rain. The wind and rain stand for the element that once interacted with the trees. This is the metonymic reference to the nature as whole, which is now incomplete without the tree. Tone. Tone refers to the poetic attribute towards the subject. Example, the tone of the poem is sorrowful and contemplative. Contemplative किस तरह, thoughtful किस तरह है, pensive किस तरह है, क्योंकि वो गम भी कर रहा है और वो सोच भी रहा है. Reflecting the grief of the loss of the tree and the disruption of the nature's peace and existence. और वो ये भी देख रहा है कि दरख्त भी ज़ाया हो गया और डिस्ट्रप्शन भी कायम हो गई नेचुरल पीस और एग्जिस्टेंस की. तो here this poem has been completed.